आज का होमवर्क है, ये सब हम देख चुके थे, भारत का भौतिक स्वरूप। आज इसके आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा रिकॉल करके बढ़ेंगे। समझते हैं ध्यान से। देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। आगे देखते हैं, पंजाब हिमालय का जो विस्तार है यह किन दो नदियों के बीच है? तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच है। और कितना किलोमीटर लंबाई में फैला है? तो 560 किलोमीटर लंबाई में फैला है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच है? तो सतलज और काली नदियों के बीच है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो काली और त्रिस्ता नदियों के बीच स्थित है नेपाल हिमालय। असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? त्रिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है और 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भौतिक रचना धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है प्रायद्वीपीय प्रदेश, पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। ठीक है। भू वैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां तीथिस नामक उथला समुद्र था। ठीक है, क्या था? समुद्र था। ओके, तीथिस नामक उथला समुद्र था। आगे देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तन सिद्धांत है। ठीक है, प्लेट विवर्तन है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय हिमालय प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तर एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। ओके, आगे देखते हैं, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। और वो कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी आते हैं। केटू जो है जिसे बोलते हैं गार्डवियन ऑस्टिन, इसकी लंबाई की बात बोलेंगे, ऊंचाई की बात, तो 8611 मीटर ऊंचाई है। और काराकोरम की सर्वोच्च चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। ओके, आगे है बृहत हिमालय। हिमालय में जो जिला फिर पंजाब में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटोला और लद्दाख श्रेणी में खारदुंला दर्रे में स्थित है। ठीक है, क्या क्या स्थित है? तो बृहद हिमालय में जो जिला फिर पंजाब में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटोला, लद्दाख श्रेणी में खारदुंला दर्रा स्थित है। ठीक है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील है, डल झील और बुलर झील। और एवं खारे पानी की झील की बात बोलेंगे तो पागोंग सो और सोमुरु स्थित है, सोमुरु झील स्थित है। ओके, जो कि खारे पानी की है। वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ और चरार ए शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी मैदान में स्थित है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बर्मा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। किसके? तो बृहद हिमालय के महत्वपूर्ण शिखर हैं। जितने भी महत्वपूर्ण शिखर है ना ऊंची ऊंची,
सारे आपको बृहद हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, बृहद एवं लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीरपंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिवा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। ठीक है, बृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा की घाटी मिलती है। ओके, जहां अल्पाइन चारागाह है, क्या है, जहां अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुगियाल या पायार कहा जाता है। ओके, आगे है शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। ओके, बृहद हिमालय की घाटियाँ में भोटियाँ प्रजाति खानाबदोश लोग रहते हैं। ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुगियाल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियाँ में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है इसी पर्वत क्षेत्र में स्थित है और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इस इलाके में स्थित है। आगे है लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, लघु हिमालय जो है यह शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। ठीक है, लघु हिमालय जो है शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या बराह हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ पाई जाती है, जैसे काठमांडू घाटी पश्चिमी में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे कि देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं, तो तराई कहते हैं। ओके, आगे है अरावली की पहाड़ियाँ। राजस्थान राज्य में यह सबसे पुरानी चट्टानों की बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है, जो कि राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर 722 मीटर अरावली के पश्चिमी और लूनी नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से जो है लूनी नदी निकलती है और लूनी नदी कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है, गिर जाती है। अरावली के पूरब की ओर बनास नदी निकलती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे है वैसी नदी, जो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, द रिवर ऑफ इन्फर्मेरल कहते हैं। ठीक है, उसी नदी को ये कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिमी में मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व में राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है और इससे जो है चंबल बेतवा नदी निकलती है। क्या निकलती है, चंबल बेतवा नदी निकलती है। ओके, विंध्याचल पठार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ओके, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर है। अमरकंटक जो है 1036 मीटर है ऊंचाई पर स्थित है अमरकंटक, और यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की ओर महानदी निकलती है। ओके, कहाँ से, तो अमरकंटक से। ब्लॉक पर्वत है, इसके पश्चिम की ओर, मतलब ब्लॉक पर्वत जो है ना, उसके पश्चिम की ओर क्या निकलती है, नर्मदा निकलती है, और उत्तर की ओर सोन निकलती है, दक्षिण की ओर महानदी निकलती है।
आगे है छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर या खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टान से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी है, जो कि 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। क्या निकलती है? इसकी पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। आगे देखते हैं। पश्चिम घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 1200 मीटर। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती है। ठीक है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तर सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लार्वा का निक्षेप है। क्या है? बेसाल्ट लार्वा का निक्षेप है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसू बाई, जिसकी मीटर में बोलेंगे ऊंचाई तो 1664 मीटर है, और कुद्रेमुख की बोलेंगे तो 1892 मीटर है। ओके, तो आपको दोनों याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो है उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। आर्थर सीट पॉइंट, नीडल हॉल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदी कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, सावित्री एवं कोयना निकलती है। दर्रे देखते हैं। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग देखते हैं। ठीक है। थालघाट से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग गुजरता है। ठीक है। थालघाट से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग गुजरता है। भोरघाट से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल और सड़क मार्ग गुजरता है। थालघाट, इसकी ऊंचाई 580 मीटर है, और जो कि नासिक एवं मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। भोरघाट यह 630 मीटर मुंबई एवं पुणे के बीच संपर्क मार्ग है। पालघाट 305 मीटर कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच संपर्क मार्ग है। सेनकोटा जो घाट है, इसकी ऊंचाई की बात बोलेंगे तो 280 मीटर तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै के बीच संपर्क मार्ग है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। ठीक है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है। आगे है नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो कि ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा
जिसकी ऊंचाई की बात बोलेंगे तो 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? तो दोदा बेटा। उटकमंड पहाड़ी पर यह स्थित है। कौन? तो दोदा बेटा, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। आगे है तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डेनोम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। आगे है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। आगे है अन्नामुदाई 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखला दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ी है, जो कि कार्डेनोम की पहाड़ी है, कार्डेनोम की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ियाँ हैं। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ियाँ में ही स्थित है। सेबराय की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य के सलेम में स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट जो है गोलकुंडा तट एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तरी सरकार तट कहलाती है। कहाँ से? गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाती है। आगे है भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, जो कि प्रायद्वीपीय, जो कि उड़ीसा में है, कोलकाता में पश्चिम बंगाल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। क्या बोला गया? भारत के पूर्वी तट के स्थित प्रमुख बंदरगाह है, जो कि प्रायद्वीपीय बंदरगाह है। उड़ीसा में भी है। ठीक है। कोलकाता में है, कोलकाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चेन्नई है, तूतीकोड़ी है एवं एन्नोर तमिलनाडु में है। ठीक है। इस तरह से पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। विशाखापट्टनम पहाड़ी जो है, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, ये डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है पुलिकट, चेन्नई, चिल्का तथा कोलेरू, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आगे है लैगून समुद्र क्षेत्र के तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। ठीक है। स्थल पानी जो है स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है भारत के पश्चिमी तट में निम्न भागों में बांटा गया है। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि गुजरात हो गया। ठीक, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। और गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तट का तटीय क्षेत्र केंद्रा तट कहलाता है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी का तटीय क्षेत्र मलाबार तट कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो आगे है कि भारत के पश्चिमी तट में स्थित बंदरगाह है। कौन कौन है? तो कांडला है, जो कि गुजरात में पड़ता है। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। मारवा गोवा, जो कि गोवा में पड़ता है। मंगलुरु, जो कर्नाटक में पड़ता है। कोची, जो कि केरल में पड़ता है। नहनसोबा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है।
आगे है सॉल्सेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। ठीक है, सॉल्सेट द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर जो कि बंदरगाह जो कि मुंबई में है, जो कि सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। मलाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ठीक है, कयाल मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, और पर्यटन के लिए विशेष आकर्षण केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बलामकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। ओके, भारत में 2 द्वीप समूह है जो कि अंडमान द्वीप समूह जो कि मरकत द्वीप पे है और लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप जो है वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत शिखर है। और लैंडफॉल द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन के निगरानी तंत्र लगाया हुआ है, निगरानी तट लगा हुआ है। ओके, आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जहां न्यू मूल नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है, सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप जो है माजुली है, जो कि असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो कि 738 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और उत्तर अंडमान में है। ओके, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। इसकी ऊंचाई 738 मीटर है, जो कि उत्तरी अंडमान में है। सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। माउंट थोलियर ये ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। माउंट डियोवाली इसकी ऊंचाई 515 मीटर है और ये जो अवस्थित है ये मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोबो यह जो है दक्षिण अंडमान में है। इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। माउंट हैरियट इसकी ऊंचाई 450 मीटर है और यह जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है, माउंट हैरियट। ओके, तो दक्षिणी अंडमान में 2 स्थित है, माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट। आगे है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील के पास से सानो खुआब हिमनद से निकलती है। ओके, झेलम जो है वेरीनाल जम्मू कश्मीर से समीप शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, देखिए मानसरोवर झील निकलती है, तिब्बत की मानसरोवर झील जो है मतलब सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है आसपास सनो खुआब हिमनद से। और यह जो है इसका मुहाना की बात बोलेंगे तो अरब सागर में ये जाके गिर जाती है। ठीक है, झेलम का उद्गम बोलेंगे तो वेरीनाल कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है और संगम और मुहाना बोलेंगे तो चिनाब नदी है इसका। ओके, चिनाब नदी में गिर जाती है। आगे है
मिल जाती है। ओके, रावी नदी यह कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप उद्गम इसका है और चिनाव नदी में ये जाके मिल जाती है। चिनाव नदी जो है चंद्र तथा भागा उसके उद्गम स्थान है और यह सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ओके, जो कि लाहुल बारालाचा दर्रे दोनों की ओर स्थित है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसकी आप प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं। ठीक है, सिंधु इसकी सहायक नदियों की बात बोलेंगे तो सतलज, चिनाव, रावी, ब्यास, झेलम। ठीक है, झेलम की सहायक नदियों की बात बोलेंगे तो यह श्रीनगर में शिकारा बाजरा में चलाए जाते हैं या माधोपुर के आसपास में प्रवेश करती है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, और क्या बोला गया है कि रावी, क्या देखते हैं, रावी देखते हैं। ये रावी जो है ये माधोपुर, क्या है, माधोपुर के आसपास मैदान में, माधोपुर के आसपास के पास मैदान में प्रवेश करती है। ओके, कौन, तो रावी नदी। और चिनाव नदी की बात बोलेंगे तो चिनाव नदी जो है, चिनाव नदी यह जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन, तो चिनाव नदी सहायक नदी है। यह पिरपंजाल में गहरा गार्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, तो चिनाव नदी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दाब। किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दाब बराबर क्या होता है, F/A बराबर पृष्ठ के लंबवत बल। F बराबर मतलब हो गया, F का मतलब हो गया पृष्ठ के लंबवत बल, A का मतलब हो गया पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, दाब का ऐसा ही मात्रक बोलेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब कैसा है मात्रक पास्कल भी कहते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और दाब जो है ये एक अदिश राशि है। ओके, वायुमंडलीय दाब जो है यह सामान्यतः वायुमंडल दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तट पर लगाया जाता है। ठीक है, यह एक वर्ग 80 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 36 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। ओके, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक जो होता है या क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक होता है 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो बार होता है। 1 बार बराबर कितना होता है, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, अर्थात 1 बार के बराबर होता है। ओके, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ओके, जिसके कारण एक पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो है ना, पहाड़ पे खाना बनाना कठिनाई होती है, जल्दी खाना नहीं पकता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन के सियाई रिस जाती है, वही वायुमंडलीय दाब के कारण। ठीक है, कम दाब के कारण। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता मौसम संबंधी पूर्वानुमान में लगाया जा सकता है। ओके, बैरोमीटर का पाठ्यांक एक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना दर्शाई
जाती है। ओके, आगे है दाब में द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ठीक है, बल को दाब कहते हैं। ठीक है, द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। ठीक है, द्रव के अंदर किसी बिंदु के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व जिसे बोलते हैं d, गुरुत्वीय त्वरण g गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात P बराबर मतलब दाब बराबर h गुना d गुना इन्फिनिटी, इस तरह से अगर होता है तो ये चीज़ दर्शाया जाता है। द्रवों में द्रव का नियम। ठीक है, इस तरह समझते हैं। स्थिर द्रव में एक स्थिर क्षैतिज में स्थित सभी बिंदुओं के समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव का घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब अधिक होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है द्रव संबंधी पास्कल के नियम। पास्कल के नियम का प्रथम कथन, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। ओके, पास्कल के नियम का द्वितीय कथन क्या कहता है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचालित कर दिया जाता है। ओके, पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, ये सब पास्कल के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। आगे है द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है। आगे है गलनांक तथा क्वथनांक। उस द्रव का प्रभाव गलनांक पर प्रभाव जो होता है, ये गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या बोला गया? गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है? गलनांक पर प्रभाव क्या होता है? गर्म करने पर पदार्थों का जो है आयतन वो बढ़ जाता है और दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे कि मोम, घी आदि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है। जैसे कि बर्फ़ पर अगर दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक उसका कम हो जाएगा। क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक पे देखते हैं, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पे बढ़ जाता है। ओके, उत्प्लावन बल द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम जो है आर्किमिडीज ने किया था। कौन किया था? इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। ओके, उत्प्लावन बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड एवं द्रव में पूर्णतः डूब जाती है जो उत्प्लावन बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की आकृति भार पर निर्भर नहीं करता है। ओके, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है? जब कोई वस्तु
किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। क्या होता है? कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ओके। पल्लवन के सिद्धांत क्या कहता है कि संतुलन अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठीक है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर में रेखा में होने चाहिए। ठीक है, रेखा में होने चाहिए। आगे है डेंसिटी। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। इसका SI मात्रक जो है किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। ओके। आगे है अपेक्षित घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है। अपेक्षित घनत्व क्या होता है कि वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व, ठीक है, होता है। नोट में क्या बोला गया है? जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। अपेक्षित घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान समान होता है। ठीक है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। समान जल की अपेक्षा समुद्र तल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। ओके। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है बल्कि एक समान रहता है और परिवर्तित रहता है। ठीक है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरने लगता है। ठीक है। दूध की शुद्धता दूध मापी या लैक्टोमीटर से मापी जाती है। मित केंद्र तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। आगे है मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अथवा उत्प्लावन केंद्र दोनों को ही एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ठीक है। ससंजक बल क्या होता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं पर मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे कि ठोस में असंजक बल का मान अधिक होता है, ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। अब देखते हैं असंजक बल। असंजक बल किसे बोलते हैं? दो भिन्न पदार्थों अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। ओके। पृष्ठ तनाव जो है द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबवत पर रखे गए लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई
आई पर एफ बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाएगा, क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव T बराबर एफ बाय आई होता है। ओके, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है पृष्ठ तनाव का मान। द्रव के पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया है। ठीक है, कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल पर मीटर होता है। क्या होता है, जूल पर मीटर होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और कैंत्रिक ताप पर शून्य हो जाता है। कैंत्रिक ताप पर शून्य हो जाता है। ओके, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ओके, केश नली एक ऐसी खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाती है। आगे देखते हैं, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, द्रव के केशिकत्व के ऊपर, द्रव के जो है केशिकत्व के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, किसी सीमा तक द्रव का केशनली में चढ़ता या उतरना केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा सीधी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। ओके, थोड़ा सा कम दिख रहा है इसमें। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोते हैं वह किसी नली के ऊपर चढ़ जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं नीचे दब जाता है। जैसे कि जब किसी नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, पानी के सतह किसी नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। इसके विपरीत किसी नली के पारे में डुबाया जाता है। ओके, तो पारा किसी नली बर्तन रखे पारे की सतह के नीचे ही रहता है। ओके, और किसी नली में पारा सतह उभरा हुआ रहता है। किसी नली में पारा जो है ऊपर उभरा हुआ रहता है किसी नली कारण। इसके लिए स्पर्श कोण का मान जो है अधिक होता है। आगे देखते हैं, केशिकत्व का उदाहरण देखते हैं। ब्लोटिंग पेपर पर स्याही शीघ्र सोखना, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र जो है केशिनली के सतह पर कार्य करता है। लालटेन लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण तेल का ऊपर चढ़ना। ओके, ये सब केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। पेड़ पौधे शाखाएं तने पत्ती जल आवश्यक लवण केशिकत्व क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता अवस्था आदि किसी केशनली जल में खारा किया जाता है। केशनली जल में खारा किया जाता है। नली में चढ़ने वाले जल के स्तंभ प्रभाव पर शून्य होने के कारण जल की नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो केशनली कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वर्षा के बाद किसान अपने खेती की जुताई कर देता है। ठीक है, ताकि मिट्टी में केशनली टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके। पेन का नीब बीज से छिड़ा होता है। पेन का जो नीब होता है बीज से चीरा होता है। ओके, जिससे उसमें छोटे बरीफ केशनली बन जाता है। केशनली द्वारा स्याही नीब नोक तक चढ़ जाती है। क्या होती है, नोक तक चढ़ जाती है।
आगे बोला गया है केशिकत्व क्रिया के कारण कॉफ़ी पाउडर जल में ही शीघ्र डूब जाती है। ओके, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी में तैर सकती है। ओके, साबुन डिटर्जेंट आदि पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मेल गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा जो है साफ हो जाता है। साबुन के घोल बुलबुले इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आगे है पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं, परंतु पानी में मिट्टी के तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे पानी लार्वा में डूबकर मर जाते हैं। गरम जो है सूप स्वादिष्ट लगता है, क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि गरम सूप पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः यह जीव ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाते हैं। ठीक है, तो गरम सूप जो है स्वादिष्ट लगता है। सियांता बल क्या है? तो सियांता बल जो होता है ये किसी द्रव या गैस के क्रमागत परतों के बीच उसकी अपेक्षित गति या विरोध करने वाले घर्षण बल को सियान बल कहते हैं। सियांता जो है तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है, सियांता कहलाती है। सियांता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। द्रवों में सियांता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होता है। आगे देखते हैं। आगे है गैसों में सियांता एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में सियांता द्रवों की तुलना में कम होती है। ठोसों में सियांता नहीं होती है। एक आदर्श तरल सियांता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की सियांता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। ओके, ताप बढ़ने पर जो द्रवों की सियांता घट जाती है, जबकि गैसों की बढ़ जाती है। आगे है किसी तरल सियांता को सियांता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका ऐसा मात्रक पोइजी या पास्कल सेकेंड है। इसे प्रायः नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। आगे है सीमांत वेग। जब कोई वस्तु किसी सियान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांक वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार सियान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है। क्या होता है? योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाली सभी बलों का योग शून्य होता है। आगे है सीमांत वेग वस्तु का त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से ऊपर, छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। ओके, धारा रेखीय प्रभाव जो है द्रव का ऐसा प्रभाव जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था। ठीक है, धारा रेखीय प्रभाव कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रभाव की चाल और उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। ओके, कैंत्रिक वेग धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को कैंत्रिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की उच्च सीमा जिसके द्रव के प्रभाव धारा रेखीय ना होकर विक्षुब्ध हो जाए वह वेग कैंत्रिक वेग कहलाता है। यदि द्रव का प्रभाव वेग कैंत्रिक वेग से कम होता है तो उसका
प्रभाव उसकी श्यानता पर निर्भर करती है। ओके, निर्भर करता है। यदि द्रव प्रभाव का वेग उसके कांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रभाव मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लार्वा, ठीक है, लावा। आगे है, बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। बर्नौली का प्रमेय में क्या बोलता है? जब कोई आदर्श द्रव किसी नली धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। ठीक है, इस प्रमेय पर आधारित वेंटुरी मीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। आगे है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या होता है? प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन विरोध करती है। जैसे कि बल हटा लिया जाता है, अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाते हैं, उसे प्रत्यास्था कहते हैं। जैसे कि रबर क्या है? तो सब प्रत्यास्था गुण है, तानिए खींचिए फिर से वही अवस्था में आ जाएगा। प्रत्यास्था सीमा जो होती है ये विरूपक बल के परिणाम का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगने पर पदार्थ का प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। विकृति किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि I होती है तो I/L वृद्धि विकृति कहलाती है। ओके, I/L को विकृति कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे प्रतिबल, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यास्था का योग प्रत्यास्था यंग मापन प्रतिबल विकृति अनुपात तार के पदार्थ की प्रत्यास्था का यंग मापक कहते हैं। ठीक है, आगे हुक का नियम। हुक का नियम जो है प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात प्रतिबल इन्फिनिटी विकृति प्रतिबल बटा विकृति ई प्रतिबल बटा विकृति बराबर ई मतलब एक नियत है, विकृति प्रत्यास्थ गुणांक है। आगे है प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर इन्वर्स 2 होता है जिसे पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे पास्कल कहते हैं। आगे यंग प्रत्यास्था। यदि विकृति अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। Y बराबर क्या होता है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति होती है। ठीक है, लैम्डा होता है। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, अपरूपण विकृति के लिए इसे दृढ़ता गुणांक N कहते हैं। आगे है सरल आवर्त गति। आवर्त गति एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। आगे है दोलन गति। दोलन गति क्या है? दोलन गति किसी पिंड के सम स्थिति के इधर उधर गति करने वाले दोलन को काल्पनिक गति कहते हैं। ठीक है, एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वाले कण का अपनी सम स्थिति के एक और जाना फिर सम स्थिति में
आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु के सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। आगे देखते हैं। यदि आवृत्ति n आवर्त t हो तो n बराबर I1/t होता है। ठीक है। सरल आवर्त गति यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति के वस्तु का त्वरण मध्यम स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तो त्वरण के दिशा माध्यम स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। आगे देखते हैं सरल आवर्त गति की विशेषता। ठीक है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता हो तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा है उसका त्वरण शून्य होता है। तीसरा है वेग अधिकतम होता है। चौथा है गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। पांचवा है स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ओके। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है। ओके। आगे है कि दूसरा कि उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। तीसरा है गति ऊर्जा शून्य होती है। चौथा है स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और पांचवा है शून्य वेग शून्य होता है। आगे है वेग शून्य होता है। ओके। आगे देखते हैं। आगे है सरल लोलक यदि एक भारहीन और लंबाई न बढ़ने वाली डोरी निचले सिरे से पदार्थ से किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो उस समायोजन लोलक कहते हैं। समायोजन को लोलक कहते हैं। यदि लोलक के साम स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2π√1/8 जहाँ I डोरी मतलब I/8 डोरी को प्रभावी लंबाई इन्फिनिटी गुरुत्वीय त्वरण मतलब g का गुरुत्वीय त्वरण होता है। आगे है अर्थात लंबाई पर t बढ़ जाएगी यदि यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसकी गुरुत्वीय केंद्र उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी जिससे झूले का आवर्त काल घट जाएगा अर्थात झूला जल्दी दोलन करेगा। आवर्त काल दोलन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता अर्थात झूलने वाली लड़की बगल में दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे है T∞√I/8 यानी किसी लोलक की घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाएं तो घड़ी का आवर्तकाल T बढ़ जाएगा। ठीक है। घड़ी सुस्त हो जाती है क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान कम होता है। क्या होता है? G का मान कम होता है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण G का मान जो आता है 0 अथवा घड़ी का आवर्तकाल T अनंत हो जाएगा। अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। ठीक है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी उसका आवर्तकाल T भी बढ़ जाएगा। अतः
घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में कम हो जाएगा, टी भी कम हो जाएगा और लोलक की घड़ी की तेज चलने लगती है। ठीक है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। ओके, आगे देखते हैं तरंग। तरंग क्या है? तो तरंग जो है वह दो भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक तरंग और आंतरिक तरंग। ठीक है। यांत्रिक तरंग वे तरंग जो किसी पदार्थ के माध्यम या ठोस द्रव गैस संचालित होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग जो है, जब तरंग गति की दिशा में मध्यम कणों के कंपन करने की दिशा को अनुदिश या समांतर होती है, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। नोट, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण नहीं होता है। ओके। अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, जब तरंग गति की दिशा में माध्यम कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ओके। यांत्रिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग। ओके, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंग निर्वात में भी संचालित हो सकती है, उसे विद्युत चुम्बकीय या आंतरिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ही चाल में चलती है, जो कि प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।